बीच में सोनीपत से जो विधायक हैं सुरेंद्र पवार जी, वो कुछ बात रखना चाहते हैं, वे हमारे बीच में आए हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। वेलकम सर। और दिव्यांशु बुद्धि राजा जी हमारे बीच में हैं, ये भी कुछ बात रखना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। थैंक यू सर। आप 2 मिनट बैठिए सर, मैं पूरी बात बताता हूं, उसके बाद फिर जो है मैं आपको बुलाता हूं। हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अभी, सबसे पहले मसला है सीईटी का, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तुम सभी लोग सारी बात जानते हो। इस बात के बारे में मैंने दोनों बातें तुम्हें बताई थी कि दोनों तरीके से ये मामला गड़बड़ का है और युवा विरोधी है। जैसे सीईटी की मांग, 4 गुना करने वाली मांग, जैसे कॉमन वाली मांग, ये दोनों मांग मैंने ही की थी, लेकिन दोनों मांग सरकार ने गलत तरीके से की और हम सारे काम कर चुके हैं। प्रोटेस्ट हम कर चुके हैं, सभी नेताओं से, मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। पूरा जो है ऐसा मामला हो गया कि बस पूछो ही मत। अब जैसे जहां पर भी जाते हैं, बातें रखते हैं, तो मामला सुनाई ही नहीं देता उनको, बिल्कुल जो है सत्ता के नशे में चूर। ये मसला यहाँ पर चल रहा है। तो सीईटी क्वालिफाई करने के लिए जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी के लोग इन लोगों के पास गए थे, बुद्धि राजा जी के पास गए थे। ये युवा कांग्रेस कमेटी प्रदेश अध्यक्ष है, तो इन लोगों के पास गए और कांग्रेस पार्टी के पास, दीपेंद्र हुड्डा के पास, उन लोगों ने जो है जाकर के जो है सारी बात जो है सुनी और फिर इन लोगों ने एक प्रोटेस्ट करने का जो है वो बनाया है मन कि अगर सरकार 4 दिन तक उसको क्वालिफाई नहीं करती है तो फिर एक प्रोटेस्ट किया जाएगा। मैं दोबारा से, विधायक जी आप लोग भी सुनना और जब सभी लोग सुनना जरा जो इस बात के ऊपर। जैसे गड़बड़ क्या है, पहले गड़बड़ कह रहे थे कि जितनी पोस्ट हैं उस पोस्ट में जितनी कैटेगरी है उस कैटेगरी का 4 गुना बुलाया जाएगा। तो इसके अंदर मैंने तुम लोगों को पूरी बात समझाई थी तब भी। मान लिया पुलिस के 5000 पोस्ट आई और 5000 पोस्ट की आधी मान लिया जर्नल की है 2500, तो 2500 गुणा 4, 10,000 जर्नल के कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। मैंने जो कहा समझ में आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप लोगों को समझ में आ गया तो मेरी पूरी उम्मीद है कि नेतागण को भी समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही क्लर्क की 5000 वैकेंसी फिर आ गई, उसमें जर्नल फिर से 2500 बच्चे हुए, 2500 गुणा 4 फिर से 10,000 बुलाए गए। तो ये 10,000 2 केस है। एक, इन्हीं 10,000 को बुलाए, नंबर 2 दूसरे 10,000 को बुलाए। पहले कहानी ये थी कि इन्हीं 10,000 लोगों को बुलाया जाएगा, तो ऐसा करने से जितनी पोस्ट है उनसे भी कम कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। ये पहली गड़बड़ थी। ये बात उठाई गई, ऊपर तक पहुंची। मैंने पहले वीडियो जो बनाई थी, क्लास में बनाई थी, उसको काट के मैंने सरकार तक पहुंचाया था। उन लोगों ने अब क्या कहा कि नहीं, इनको रिपीट नहीं करेंगे, इनको रिपीट नहीं करेंगे। तो ये टॉपर्स के साथ सरासर धोखा हो गया। जिन बच्चों को पुलिस की भर्ती के लिए ऊपर के 10,000 जनरल कैंडिडेट बुला लिए, जिनमें से 2500 लगने हैं और 7500 रह जाने हैं, तो ये 7500 रह गए और ये इंटेलिजेंट लोग हैं। मैंने जो कहा समझ में आ गया? अब ये वाले 10,000, ये मान लिया 0 से 10,000 तक के थे, अब ये 10,000 1 से और 20,000 तक के हैं। ये रैंक ज्यादा लेने के बाद भी, नंबर ज्यादा लेने के बाद भी ये रह गए, और ये कम रैंक लेने के बाद भी फिर भी इनमें से नंबर आएगा। फिर मान लिया वैकेंसी आ गई 2000 पटवारी की, 2000 वैकेंसी में से 1000 जर्नल के हैं, तो 1000 गुणा 4, 4000 लोग बुलाए जाएंगे। अब जो है ये 20,000 1 से और 24,000 तक के बुलाए जाएंगे। इनमें से लगने हैं 2500 और 7500 फिर रह जाने हैं।
इनसे ज्यादा रैंक लेने के बावजूद रह जाएंगे और इन सब से ज्यादा रैंक लेने के बावजूद 7500 रह जाएंगे। अलग अलग लोगों को बुलाने की अब डिमांड हो रही है, अलग अलग लोगों को डिमांड में बुलाया गया, तो जो टॉपर्स हैं वो चैन की नींद नहीं सो सकते, उनकी नींद उड़ेगी। हद बेशर्मी ये है कि पेपर जब होता है तो 2 महीने पहले, 4 महीने पहले सिलेबस, करिकुलम और ये सारी बातें नहीं बतानी चाहिए क्या? अब पेपर कब होगा, किसका होगा, किसको पेपर देना है, क्या सिलेबस आना है, क्या सिलेबस नहीं आना है, पूर्ण रूप से अंधकार है। इस बात को हम नेताओं को, सांसदों को, विधायकों को, मंत्रियों को, तुम सब लोगों के सामने मैंने सारी रिपोर्टिंग की है, सब लोगों को जाके मैंने बताया है। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? अब सीईटी के मेंबर्स हैं, सीईटी क्वालिफाइंग कमेटी वाले लोग हैं, वे लोग इनके पास गए, इन लोगों ने मुझे अप्रोच किया, तो मैंने इन लोगों को कहा देखो जी, मैं पॉलिटिकल पार्टी में बिल्कुल भी किसी कार्यक्रम में ना मैं भेजूंगा ना मैं बोलूंगा, लेकिन आप बच्चों को जाकर के बता सकते हो। इन्होंने कहा कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। अब बच्चे हमारे पास आए, बच्चों की सपोर्ट करने के लिए, बच्चे ही नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा? मैंने जो बोला समझ में आ गया? कुछ और बात तुम मुझे पूछना चाहते हो तो मुझे बताओ। नहीं पूछना चाहते, मैं बता देता हूं अपनी तरफ से। और हम लोगों की सर जी कुछ डिमांड्स और भी हैं। एक, सीईटी क्वालिफाइंग होना चाहिए, इस पर तो कोई राय है ही नहीं। मैंने जो कहा समझ को आया? समझ में? दूसरे नंबर पर जो ये रिक्रूटमेंट है ना, ये रेगुलर होनी चाहिए, रेगुलर रिक्रूटमेंट। तीसरे नंबर पर जो रिक्रूटमेंट्स हैं वो फेयर होनी चाहिए। फेयर रिक्रूटमेंट के ऊपर बीजेपी सरकार ने काफी काम किया है। बहुत सी और डी ग्रुप का इंटरव्यू खत्म किया, जिसका पेपर पास, उसका मामला सेट, लेकिन उसके बाद पेपर लीक होता था और कुछ होता था, तो बहुत बार बच्चों ने प्रोटेस्ट किया है और इन चीजों के ऊपर वहां पर नकेल रखी गई है। लेकिन ये हमारी डिमांड का हिस्सा कि इस प्रकार से पूरे देश में रिक्रूटमेंट जो है फेयर होने चाहिए। और नंबर 4, अब ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना, तो आधे से ज्यादा बच्चे तो 6000 रुपए एक साल की फीस देके पढ़ रहे हैं। क्यों भाई? अब 6000 रुपए एक साल की फीस है तो 500 रुपए महीना हो गई। 500 रुपए महीना में से सरकार टैक्स भी लेती है। 18% तो नेट जीएसटी और 33% हम आ गए इनकम टैक्स के दायरे में। तो टैक्स के कारण लगभग आधा बजट का बोझ इन लोगों के ऊपर पड़ता है। तो आप जो है जैसे पॉलिटिकल पार्टी है वहां पर विपक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं, हरियाणा में भी और पूरे देश में भी। तो आप लोगों से हमारी डिमांड है और हमें पूरी उम्मीद है कि आप शीर्ष नेतृत्व इस बात को लेकर के जाएंगे कि टैक्स फ्री एजुकेशन। और एक बहुत बड़ी देश के अंदर त्रासदी हुई, बहुत भयंकर गड़बड़ हुई, जिसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी ने किया था जी। 2009 में नो डिटेंशन पॉलिसी चालू की थी। इसके अंदर ना तो बच्चा फेल करना, ना बच्चे को पढ़ाना, उसको पीटना नहीं, धमकाना नहीं, कुछ नहीं करना। इसके चलते देश में एजुकेशन का लेवल मेरे ख्याल से ग्राउंड लेवल पर पहुंच गया है। अब रही सही कसर 2009 से 2014 में सरकार बदली। मैं लगातार तब से आज तक डिमांड उठाता आया हूं और जो हमारे शिक्षा मंत्री थे रामविलास शर्मा जी, 20 बार मैंने कहा, बोला कांग्रेस ने बनाई है। मैंने कहा अब तो आप हो सरकार में, आप क्यों नहीं बदल देते? अब 2014 के बाद 2019 के बाद भी कंवरपाल गुर्जर जी थे, इन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी ले आए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी और देश की शिक्षा का बंटाधार करेगी। इससे पहले अभी एजुकेशन के ऊपर जो एजुकेशन है तो 2 to 3% जो है एजुकेशन पर खर्च होता है, पर इसको खर्च को कम करने की कहानी चल रही है। ऑटोनॉमस नाम सुनने में बहुत अच्छा लगता है, स्वायत्त संस्थान बहुत अच्छा नाम लगता है, लेकिन इसके चलते शिक्षा महंगी हो जाएगी, प्राइवेट हो जाएगी। अब जो सरकार का दायित्व है उससे सरकार पीछे हट रही है। तो मैं आप लोगों के ध्यान में ये लाना चाहता हूं कि नो डिटेंशन पॉलिसी को बंद किया जाना चाहिए और जो ये स्वायत्त संस्थान है ये खत्म होने चाहिए। और कितना ही बढ़िया हो, पूरे देश के अंदर एजुकेशन का लेवल, फ्री एजुकेशन हो, सब
सबके लिए हो और अच्छी क्वालिटी हो। सरकार क्यों मेंटेन नहीं कर सकती इस प्रकार से? आज जो ये भ्रष्टाचार का दौर है, अब जो बिना खर्ची बिना पर्ची की कहानी जो है कितनी बार जो सामने, अब जो है पिछले 2019 से और 2014 से 2019 वाले मसले के ऊपर बहुत सारे बिना खर्ची पर्ची के जो है सिलेक्शंस हुए। इस बात का मैं गवाही देता हूं, बच्चे भी गवाही देते हैं। लेकिन 19 से जो 2024 वाला दौर है, ये पता नहीं कहां क्या दिक्कत आई है, क्या नहीं आई और हमें नहीं पता। एक भी भर्ती नहीं हुई है जी। हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया गया है। इस दौर में जैसे बहुत सारी बार विधायक जी आपके सामने तो जो है मैंने शोज में और बाकी जगहों पर भी डिमांड उठाई है, बात उठाई है, बहुत बुरा हाल है। और युवाओं के लिए हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किए हैं, अब हम चंडीगढ़ भी गए हैं, गिरफ्तारी भी दी है, सारा काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी सुन कोई नहीं रहा है। इस प्रकार से काम हो गया है कि जो कान पर जूं रेंगी नहीं रही है। तो अगर आप इस बात को विधानसभा में भी और खुले मंच पर मैदान में भी इस बात को खुल उठाएंगे, बोलेंगे और पूरे देश के मंच पर इस बात को उठाया जाएगा, तो फिर युवा तहे दिल से आपके साथ है। मैं इन बच्चों की तरफ से ये मेरी बात को 100% एग्री करेंगे। सीईटी और सीईटी क्वालिफाई नहीं किया और रेगुलर भर्ती नहीं की और टैक्स फ्री एजुकेशन नहीं किया तो बीजेपी की 40 सीट हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं संजय, क्या नाम है, करनाल से विधायक संजय भाटिया जी से मिला था, एमपी, हाँ संजय भाटिया जी से मिला था। मैंने कहा तो 40 सीट आप लोगों की HSSC कलर के कारण हो गई। HSSC कलर के पेपर में जो गड़बड़ थी वो मैंने बताई थी। अगर आपने टाइम पर लिया होता तो अब की बार 75 पार, और ये मामला पार होता। सीट आती उनकी 75 ही, अब की बार 75 पार, लेकिन 40 पर जाके अटकी। क्यों? HSSC का क्लर्क भी 90 नंबर का था, 40 नंबर का आता था बच्चों को। एक मीम्स बनाई थी एक लड़की ने, बहुत वायरल हुई थी, बहुत ज्यादा। टिकटॉक के साथ वो वायरल मीम भी खत्म हो गई, वरना मैं दिखाता कि खट्टर साहब पेपर हमारा भी 90 का था और पेपर आपका भी 90 का ही है। हम भी ये सोच रहे थे हमारे 75 पार, और आप भी ये सोच रहे हो अब की बार 75 पार। हमारा पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, पेपर आपका भी आउट ऑफ सिलेबस होना है। ना मारे 40 आने और ना तेरे 40 पार होने। वो मामला 40 पर ही अटका। 3-4 दिन पहले मैं जो क्लास छोड़ के गया था, तुम लोगों को पता, करनाल गया था, संजय भाटिया जी से मिलने गया था। बोला कितनी सीट आऊंगी, तू इतना ही बामण है तुम्हारा, बता दे। मगर सीटी क्वालिफाई नहीं हुआ, रेगुलर भर्ती नहीं करी और टैक्स फ्री एजुकेशन नहीं करी, तो मैं 20 नहीं आवे। और ये कर दिया तो 60 हो जाएंगी, ये जो कर दिया तो 20 बढ़ जाएंगी, और नहीं कर दिया तो 20 घट जाएंगी। मैं आप लोगों को भी कह रहा हूं साहब, 30 सीट का मसला है। ये बात सिर्फ यहाँ नहीं हो रही है, पूरे हरियाणा में, और पूरे हरियाणा के युवा जो है, अब लोग जो है, जैसे मैंने इनको पढ़ा नहीं रखा, मैं इनको बता के भी नहीं गया था ऐसा वैसा होने वाला है, और हम लोग ये डिमांड करने वाले हैं। 30 सीट से आप लोगों की 60 हो सकती है, या तो मैं क्या बोलूं अब। बुद्धि राजा जी को मैं जो है बुलाता हूं, वो अपनी बात रखें। पूरे हरियाणा में, राजस्थान में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में ये ब्रांचें चल रही हैं। बच्चे ऐसे ही बैठ करके देख रहे हैं, हर जगह पर आपकी आवाज जाएगी। मैं आपको बच्चों की बात सुनने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, इनको मोटिवेट करने के लिए बुलाता हूं। वेलकम सर। आप माइक वैसा यूज करते हो, हम ऐसा यूज करते हैं। हेलो, सबसे पहले तो मैं यहां आईसीएस इंस्टीट्यूट में ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए जो हम आवाज उठा रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करने के लिए
माननीय परिमल सर का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और जो नौजवान शक्ति, जो हरियाणा के भविष्य, जो आज मेरी यहां आवाज सुन रहे हैं, जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि आज हम यहां आपके बीच में मौजूद हैं। अभी परिमल सर ने ब्लैक बोर्ड के ऊपर यहां आपको बताया कि सीईटी का विषय जो हरियाणा के अंदर, हरियाणा के नौजवान और हरियाणा सरकार के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। लगातार सीईटी के विषय के ऊपर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा का कोई ऐसा बीजेपी का विधायक नहीं छोड़ा जिसके पास आप लोग अपनी अर्जी कागजी माध्यम से लेकर नहीं गए। मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम हुए। अगर मैं कुरुक्षेत्र के अंदर शाहबाद की बात करूं तो वहां सीईटी के बच्चों ने मुख्यमंत्री के कानों तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए, लेकिन उनकी बात को वहीं दबा दिया गया। संजय भाटिया जी का जिक्र किया। मेरी सीईटी के जो संघर्ष समिति के जो आपके लीडर साहिबान हैं, उनसे मैं रेगुलर टच में था। उन लोगों ने मुझे बताया कि हमारी संजय भाटिया जी से बात चल रही है। हमने कहा बहुत बढ़िया, अगर सरकार आप सबको मौका देती है, अगर सरकार ये कहती है कि 3,57,000 जितने विद्यार्थी सीईटी में क्वालिफाई हुए हैं उन सभी को फाइनल पेपर देने का मौका अगर सरकार देती है तो हम सरकार के इस फैसले का स्वागत करेंगे। हम इस मुद्दे के अंदर, इस मुद्दे को किसी भी प्रकार से राजनीतिक रूप हम लोग नहीं देना चाहते, इसीलिए इस मामले को पॉलिटिकल हमने शुरू से रखा। हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे वो सोशल मीडिया की बात हो, चाहे वो मीडिया के अंदर बयान देने की बात हो, हमने इसको पूर्ण रूप से पॉलिटिकल रखा, क्योंकि हम ये समझते हैं, ये जानते हैं कि अगर कल को सरकार को ये हो जाएगा कि कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है तो वो उसे राजनीतिक रूप दे देंगे। लेकिन हार के जब आप लोगों के पास कोई और चारा नहीं बचा, जब सत्ता दल ने आपको हर मोर्चे पर नकार दिया, जब सत्ता दल ने आपको अपने दरवाजे से वापस मोड़ दिया, तब आपकी संघर्ष समिति के लोग दिल्ली के अंदर चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, जैसा परिमल सर ने बताया, उन्होंने आज से 15 दिन पहले दिल्ली चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मुलाकात करी और उन्होंने अपना रोना बताया कि हरियाणा के अंदर आज ये हालात हैं कि जिस पेपर का नाम सीईटी क्वालिफाई हरियाणा सरकार ने रखा है, उसमें क्वालिफाइड बच्चों को ही आगे पेपर देने का जो है अवसर नहीं प्राप्त हो रहा। मैं हरियाणा सरकार से यह पूछना चाहता हूं, जिस पेपर का नाम ही क्वालिफाई है, अगर क्वालिफाइड बच्चों को अगला मेंस पेपर देने का मौका सरकार नहीं दे सकती तो उस क्वालिफाई शब्द के क्या मायने हैं? यह सवाल आज हरियाणा सरकार से हम पूछना चाहते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, क्योंकि युवाओं का मुद्दा है, मेरी जिम्मेवारी लगाई। मैं वो व्यक्ति हूं, आप में से कई लोग जानते होंगे, जब मैं एनएसयूआई हरियाणा का अध्यक्ष था तो हरियाणा में कोविड टाइम में सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर सरकार ने ऑफलाइन पेपर कराने का फैसला लिया था। आप में से कई लोग मुझे जानते हैं, हरियाणा सरकार के फैसले को 4 बार माननीय हाईकोर्ट में चैलेंज करके यूटर्न कराने का फैसला और ऑनलाइन कराने का काम मैंने करा था। हमारी यह जिम्मेवारी लगी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हमारी यह जिम्मेवारी लगाई कि इस मामले को जोरों शोरों से उठाया जाए और सरकार को मजबूर किया जाए कि सरकार इस फैसले को यूटर्न ले और 3,57,000 सीईटी के सभी क्वालिफाइड जो है अभ्यर्थी, उनको पेपर देने का अवसर प्राप्त हो। जो इसके टेक्निकल 2-3 कारण हैं कि क्यों हम लोग सीईटी क्वालिफाई में सभी बच्चों को अपीयर होने का जो है चांस मांग रहे हैं, वो परिमल सर ने आपको बता दिया। मेरे से शायद बेहतर तरीके से आप जानते हो उस चीज को। जो पहला है कि 4 गुना इन्होंने फॉर्मूला कर दिया। सवाल ये पूछते हैं मनोहर लाल खट्टर जी से, बताओ कि किस आधार पर यह फॉर्मूला 4 गुना करा गया? जब हरियाणा के लगते राजस्थान में यह 15 गुना है, जब हरियाणा से लगता यूपी में यह 10 गुना है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट में कई गुना बुलाए गए हैं, तो हरियाणा में यह अनोखा फैसला 4 गुना वाला क्यों बुलाया गया? यह सवाल हम मनोहर लाल खट्टर सरकार से पूछना चाहते हैं। दूसरा सवाल हम यह पूछना चाहते हैं, जिस प्रकार से अब पता लगा, जो लास्ट आपकी नोटिफिकेशन HSSC ने इशू करी है कि 20 जून को आप लोगों के एडमिट कार्ड इशू होंगे और 24 जून को आपकी परीक्षाएं होंगी। मैं चैलेंज करता हूं मनोहर लाल खट्टर को,
मैं हरियाणा सरकार के किसी भी विधायक को चैलेंज करता हूं कि 20 तारीख को आप भी अपना एडमिट कार्ड निकलवा लो और 24 तारीख की किसी भी परीक्षा में अपीयर हो, अगर पास होकर दिखा देना, हम आपको चैलेंज करते हैं। 4 दिन के अंदर अगर किसी अभ्यर्थी को यह नहीं पता कि उसका एडमिट कार्ड किस पोस्ट के लिए आएगा, तो वो व्यक्ति कैसे उस पेपर की परीक्षा दे सकता है? ये सवाल हम हरियाणा सरकार से पूछना चाहते हैं। साथियों, इस मुद्दे के बारे में बात करनी हो तो 1 घंटा 1.5 घंटा जितनी भी बात कर सकते हैं, सरकार की कमियां गिनानी हो जितनी भी कमियां गिनवा सकते हैं, लेकिन समय की कमी है। समय की कमी आपकी पढ़ाई के लिए भी है। और हम लोगों ने परसों चंडीगढ़ के अंदर आपकी संघर्ष समिति के कुछ साथियों के साथ हमने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 12 तारीख को हमने हरियाणा सरकार को 4 दिन 96 घंटे का अल्टीमेटम दिया। हरियाणा सरकार को हमने अल्टीमेटम दिया कि 16 जून तक या तो हरियाणा सरकार इस पॉलिसी के अंदर बदलाव करे, क्योंकि बदलाव कर सकती है। आपके गजटेड नोटिफिकेशन 2019 के क्लोज नंबर 16 में सरकार के पास यह ताकत है कि सरकार इसके अंदर कोई भी बदलाव कर सकती है, चेंज कर सकती है, उसको इंटरवीन कर सकती है। यह पूरा अधिकार हरियाणा सरकार के पास है। इसलिए हमने 16 जून तक हरियाणा सरकार को यह समय दिया कि आप 16 जून तक इस पॉलिसी के अंदर बदलाव करो, नहीं तो पूरे हरियाणा के नौजवान, हरियाणा के सीईटी के 3,57,000 एस्पिरेंट्स, हरियाणा युवा कांग्रेस और सीईटी संघर्ष समिति के सभी साथी करनाल के अंदर इकट्ठे होंगे और मनोहर लाल खट्टर के आवास का घेराव करेंगे। 16 जून की हम लोगों ने यह कॉल दी है। तो मैं आज आपके बीच में यहां आया हूं क्योंकि 13 तारीख कल संजय भाटिया की मनोहर लाल खट्टर जी से मुलाकात हुई है। सोशल मीडिया पर फोटोज भी वायरल हुई हैं, लेकिन उसमें कोई भी आप लोगों के लिए इस मुद्दे पर रिलैक्सेशन मुझे नहीं लगता कोई आया है। तो इसलिए हम आज आपके बीच में यह आह्वान करने आए हैं, आपसे रिक्वेस्ट करने आए हैं, आपसे विनती करने आए हैं। मुद्दा आपका है। आप लोगों ने सरकार के सारे दरवाजे खटखटा लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास आप जा लिए, लेकिन आपका कोई हल नहीं निकला। अब हम लोग, क्योंकि विपक्ष का यह फर्ज बढ़ता है कि जब भी सरकार कोई गलत काम करे तो उसको आईना दिखाने का काम हमारा है, तो हम लोगों ने यह फैसला लिया है कि आने वाली 16 जून परसों हरियाणा के अंदर सभी नौजवान साथी जितने भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप सबसे मैं ये विनती करूंगा कि आपकी लड़ाई लड़ने हम लोग करनाल के अंदर 16 जून को एनडीआरआई चौक करनाल दोपहर 2:30 बजे हजारों की संख्या में नौजवान साथी वहां इकट्ठे होंगे और इस प्रदेश सरकार से सीटी के मामले पर स्पेसिफिकली हम लोग सवाल पूछेंगे। तो मेरी आप सबसे यह गुजारिश है, लोगों ने सभी ने करना है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के यह विनती है, मैं हाथ जोड़ के यह रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मुद्दे के ऊपर यह आखिरी मौका है हम लोगों को इकट्ठे होकर अपनी ताकत दिखाने का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं परिमल सर, अगर हरियाणा का नौजवान चाहे तो किसी भी राजनीतिक दल को सत्ता से उखाड़कर फेंक सकता है, इस बात में कोई शक नहीं। ये मैं राजनीतिक चोला उतार के ये बात कह रहा हूं। हरियाणा के नौजवानों में इतनी ताकत है कि वो सत्ता परिवर्तन किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन उस बात का एहसास शायद राजनीतिक दलों को नहीं है। उसका एहसास दिलाने के लिए आप लोगों को 16 जून को करनाल के अंदर इकट्ठे होना होगा और अपनी एक
इकट्ठेपन का, अपनी ताकत का वहां परिचय आप लोगों को देना होगा। तो मेरी दोबारा से आपसे अनुरोध है कि आप सभी साथी 16 जून दोपहर 2:30 बजे हम लोग NDRI चौक करनाल पर इकट्ठे होंगे। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो राज्यसभा सांसद हैं वो इस प्रोटेस्ट को लीड करेंगे। CET संघर्ष समिति के जो आपके लोग हैं वो साथ चलकर इस प्रोटेस्ट को लीड करेंगे। और मैं ये आपको विश्वास से कहता हूं, बहुत डरपोक लोग हैं सत्ता में बैठे लोग, कोई बहुत दलेर लोग नहीं है, मैंने देखा हुआ है, मैंने देखा हुआ है। सरकार ने 4 राजनीतिक मुकदमे दर्ज करे हुए मेरे ऊपर। किस बात का राजनीतिक मुकदमा, शायद प्रिमल सर की जानकारी में नहीं, मैं बताता हूं। पंचकुला के अंदर 2016 के अंदर, मेरे को याद 2017 के अंदर, मेरे को तारीख भी याद है 11 जनवरी की, मनोहर लाल खट्टर जी ने एक जनसंवाद कार्यक्रम रखा, स्टूडेंट्स इंटरेक्शन प्रोग्राम, जैसे आप सब बैठे हैं पंचकुला सरकारी कॉलेज के अंदर। मनोहर लाल खट्टर जी बाहर आए, हमने हाथ पकड़ लिया। मैं कहा जी आप बताओ, आपने बेरोजगारी भत्ते की बात करी थी, आपने कहा था कि हम सरकार में आएंगे या तो रोजगार देंगे या बेरोजगारी भत्ता देंगे। 2 मिनट में फूंक निकल गई, वहां से चले गए और मेरे पे पर्चा दर्ज करा दिया। इतने डरपोक लोग हैं। तो आप लोग अगर इतनी बड़ी संख्या में वहां इकट्ठे हो गए तो मैं आपको स्टाम्प पेपर पे गुठा हाथ लगाए कहता हूं, यह सरकार 100% अपना फैसला वापस लेगी, बशर्ते आप लोगों को वहां इकट्ठे होना पड़ेगा। आपको अपने घरों से निकलना पड़ेगा। एक दिन प्रिमल सर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 16 तारीख के जितने भी बैच हो उन सबको सस्पेंड करके, सर ये बात नहीं कह सकते, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी मेरी बहनें, मेरी छोटी बहनें, मेरी बड़ी बहनें, मेरे भाई, छोटे भाई, आप लोग सभी 16 जून को पहुंचो और जो ये मुहिम आपके लिए हम लोगों ने छेड़ी है इसको कामयाब करें। मैं दोबारा से यहां प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए माननीय प्रिमल सर का और सोनीपत के जो हमारे विधायक हैं आदरणीय सुरेंद्र पवार जी, जिन्होंने प्रिमल जी से हमारा संपर्क करवाया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और आप सबने इतनी आराम से मेरी बात सुनी, आप सभी साथियों का और जितने भी दर्शक मेरी बात सुन रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तालियां जोरदार बजाओ। बहुत बढ़िया सर, हम इतने डरते नहीं कि हम नहीं कह सकते हैं। सोमवार को जो 16 तारीख को सभी लोगों को करनाल में जाना चाहिए और प्रोटेस्ट में अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। हमारी तो बात भाई साहब बिल्कुल सीधी सीधी है, जो हमारा हम उसके। जो हमारी बात उठाएगा, जो हमारी बात को रखेगा, जो हमारे साथ लड़ेगा, जो हमारे साथ पसीना बहाएगा, हम उनके साथ क्यों नहीं खड़े होंगे। मैं आपसे एक और आश्वासन चाहता था, आप जो कह के जाता है कि हाँ टैक्स फ्री एजुकेशन की डिमांड हम भी अपने शीर्ष नेतृत्व तक करेंगे, रेगुलर भर्तियों की बात हम करेंगे। मैं ये बात, क्योंकि जब आप ये बात बोल रहे थे मैं ये पॉइंट्स नोट्स के अंदर लिख रहा था, जो चीजें आपने बात करी, रेगुलर भर्ती की आपने बात करी, हमारा 2024 के लिए हम लोग मैनिफेस्टो भी तैयार कर रहे हैं। मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता देता हूं। HSSC के और जो जितने भी आप एस्पिरेंट्स हैं जो अलग अलग भर्तियों की सरकारी की तैयारी कर रहे हैं, उन सब से मैं संपर्क कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि आप लोग बताइए कि 2024 में हमारा युवाओं को लेकर मैनिफेस्टो क्या हो। तो जो आप रेगुलर भर्ती की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें एक चीज निकल के आई जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो हो सकता है 2024 में हम लोग उसके ऊपर स्टडी करके उसको हम अपने मैनिफेस्टो एजेंडे में शामिल करवाएंगे। एग्जाम कैलेंडर या जॉब कैलेंडर हम कह सकते हैं, 1 साल का। 1 साल पहले आपको यह पता होगा कि किसकी कब भर्ती कहां निकलेगी। जो अब आपको असमंजस रहता है ना कि कौन सी भर्ती कब निकलेगी, कहां निकलेगी, तो इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं कि हम लोग ये ऐलान करेंगे कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम लोग एक जॉब कैलेंडर, जो एग्जाम कैलेंडर हम कह सकते हैं, वो हम लोग इशू करेंगे। और जो टैक्स फ्री एजुकेशन की सर आपने बात करी, बिल्कुल ये पार्टी स्तर पर ये चीजें होती हैं, मैं यहां कोई बड़ी बात नहीं कह के जाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने जो 4 पॉइंट उठाए हैं
उनको 100%, माननीय विधायक जी भी यहां बैठे हैं, हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन से भी बात करेंगे और केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का है वहां भी आपकी बात पहुंचाएंगे। और बिल्कुल मुझे लगता है कि 2024 में जरूर हम इसको अपने पार्टी के एजेंडे में शामिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर मैं तो आपको एक आश्वासन दे सकता हूं, जब भी जो ये मैनिफेस्टो जो है डिजाइन करो ना, तो मेरे को बुला लेना, मैं मदद कर दूंगा। पानीपत में इंडिया न्यूज हरियाणा का एक प्रोग्राम चल रहा था। मैं आपको एक घटना बताता हूं। वहां पर जो है हमारे शिक्षा मंत्री जी जो है श्री कंवरपाल गुर्जर जी जो वहां पर आए हुए थे, और वहां पर जो है मैंने उनसे पूछा था, भाई नई शिक्षा नीति में ये होगा, वो होगा, फलाना होगा। मैंने कहा इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो बोले जो है हमने 2 लाख लोगों से पूछ करके नई शिक्षा नीति बनाई। मैंने कहा हरियाणा में 2 लाख लोग बुलाए, परिमल कुमार का नाम याद नहीं आया कि एजुकेशन के बारे में वो भी कुछ जानता है। उस दिन के बाद वो मेरे से जो है थोड़े से ज्यादा रुष्ट रहते हैं। जैसे फोन करके मिलना हो मिल लेंगे, बात करनी हो बात कर लेंगे, कोई डिमांड देनी हो वो भी हो जाएगा, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसमें नहीं मिलेंगे, कहीं पर भी टीवी के प्रोग्राम में नहीं मिलेंगे। और अब तो जो है सीएम साहब भी मेरे सामने जिस प्रोग्राम में बोला जो है परिमल आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। जो बातें हम लोगों ने डिमांड्स उठाई, जो बातें हमने की, सीधी सी बात है, और हम लोगों को कुछ भी नहीं करना। भाई आमने सामने जो भी बातें हो, मेरी आपसे भी बहुत बातें नहीं हुई थी, मैंने बच्चों से भी बात नहीं करके गया था कि भाई कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से नहीं बताया था भाई मैंने, और हम क्या डिस्कस करेंगे ये भी नहीं बताया था। कोई भी आदमी यहाँ पर आकर के कोई भी बात रखना चाहे तो हमेशा हम तो जो है वेलकम करते हैं। विधायक जी कई बार यहाँ पर आए, कई बार अपनी बात रख के गए हैं, और मैं तो जो है विधायक जी हमारी बात सुनते भी हैं, धन्यवाद इस बात के लिए करता हूँ। लेकिन सरकार में जाने के बाद बहुत सारे लोग इस प्रकार से नहीं भी सुनते हैं, नहीं सुनते तो कोई बात नहीं, ये तो जो है जनता है, लोकतंत्र है और वोट का राज है, और ये युवा रक्त की गर्मी से इतिहास का पहिया चलता है। एजुकेशन के ऊपर देश के अंदर जो मामला चल रहा है वो बहुत ही भयंकर गंभीर है और बहुत गलत तरीके से हो रहा है। नई शिक्षा की नीति के नाम पर शिक्षा को जो उजाड़ा जा रहा है उसके खिलाफ मैं बच्चों को बताता रहता हूँ। ऐसी बात नहीं कि अब आज पहली बार है, इस प्रकार से हम यहाँ सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, और हर रोज क्लास में मैं गलत और सही जो भी हो रहा बच्चों को बताता हूँ, और ये अपने अधिकारों के प्रति अवेयर है। और बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट, हरियाणा लेवल के प्रोटेस्ट हम लोगों ने बहुत बार किए हैं, और कई बार पेपर लीक या जो कुछ भी हुआ था उसके ऊपर भी हम लोगों ने काम किया है। पर सीईटी के ऊपर उन लोगों ने बिल्कुल जो है बेशर्मी की हद कर दी है। सारा मसला बहुत बार बहुत अच्छे तरीके से डिमांड्स रखने के बावजूद भी अब जो बिल्कुल वो हो गया है कि भाई जो बिल्कुल नहीं माननी है, बिल्कुल एंटी यूथ जो है सरकार हो गई है इस टाइम पर। चलिए, कुछ और तुम्हारी तरफ से कहना हो या मैंने कह दी सारी बातें? चलिए, तो मैं माननीय विधायक श्री सुरेंद्र पवार जी को भी मैं बुलाऊंगा कि 2 शब्द हमारे बच्चों को कहें, हमें भी मार्गदर्शन दे, मोटिवेट करें। थैंक यू सर। कई बार कम और ज्यादा हो गया, आ जाएगी, ठीक है, मुझे लगता है वो असल में आदत यही पड़ी हुई है ना। वो लगाने के बाद आप कंफर्टेबल रहोगे। मैं लगा देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। सबसे पहले तो मैं आदरणीय परिमल खत्री जी का धन्यवाद करता हूं, जो आज इन्होंने इंस्टीट्यूट में हमें बोलने का मौका दिया, और मैं स्वागत करता हूं हमारे हरियाणा कांग्रेस प्रदेश के युवा प्रदेश का अध्यक्ष श्री दीपांशु बुद्धि राजा जी का, और इनके साथ आए हुए रवि दैया जी, ललित पवार जी, जो कि ये सारी युवा टीम है और युवाओं की जो लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जो मुद्दा है, आपने देखा होगा कि 9 साल हो गए हैं सरकार को बने हुए बीजेपी की। हम बात यहाँ पॉलिटिकल बात नहीं, बात ये चल रही है कि हरियाणा में जब सरकार बनी थी तो इन्होंने युवाओं ने ही बनाई थी, क्योंकि युवाओं को एक बहुत बड़ा सपना दिखाया था कि हम इतने लाख रोजगार युवाओं को देंगे। स्टेट में 2 लाख और देश में 2 करोड़ सालाना का वादा था इनका।
और अगर पूछें तो इन 9 साल में अगर हम प्रदेश की बात करें तो मुझे लगता है कि 2 लाख रोजगार खोने का काम किया इन्होंने देने की बजाय। आज जो युवा है, युवा हमारे प्रदेश और देश का भविष्य है, और सरकार ने युवाओं का ही भविष्य खराब कर दिया। वो कैसे किया ये समझने की बात है। 9 साल में जब भर्तियां जितनी भी हुई वो कैंसिल होती चली गई, सभी पेपर लीक होते चले गए, उसमें बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है, या बच्चों का कोई कसूर है? क्योंकि पेपर जब लीक होता है वो तो सरकार की तरफ से ही हुआ, कहीं सरकार की नाकामी है। अब जो बच्चा 22 साल का, 23 साल का या 25 साल का एग्जाम देते देते 9 साल उसको हो गए और वो भर्तियां नहीं हो पाई, तो उसकी उम्र 32 साल से ऊपर होगी। तो बहुत सी नौकरियां ऐसी हैं जिसमें 25 साल लिमिट है, 28 है, किसी में 30 और किसी में 32 साल है, तो वो तो सरकारी नौकरी से वंचित हो गए। तो एक बात तो ये कि युवाओं का भविष्य खराब करने का एक मुद्दा तो ये हो गया। दूसरा, जितनी सरकारी संस्थाएं हैं जो सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराती हैं उनको बेचने का काम सरकार ने करा। तो जब वो संस्थाएं नहीं रहेंगी तो नौकरियां कहां से मिलेंगी? तो वो भी युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है जो कि समझने की जरूरत है। क्योंकि पूरे देश में बदलाव जो आया था, और बदलाव जब भी सरकारें बदलती हैं तो युवा ही बदलते हैं। पहले पुराने समय में तो जो है ना बुजुर्गों की मान्या करते कि भाई बुजुर्ग जो है जो भी बात करते सब मान ले, लेकिन आज युवा समझदार हो गया। युवाओं ने बहुत उम्मीद थी युवाओं को, और आज की जो ये लड़ाई है ये युवाओं के भविष्य की लड़ाई है। जो हमारे प्रदेश युवा प्रदेशाध्यक्ष दीपांशु जी जो आज आप सबके बीच में आए हैं, जो बात रखी, युवाओं ने हमारे राज्यसभा सांसद चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी से मिलकर उन्होंने अपनी बात रखी कि हमारे साथ जो ये CET का जो ये मुद्दा है ये बहुत ही हमारे साथ धोखा हो रहा है युवाओं के साथ। तो उन्होंने MP साहब ने जो है ड्यूटी जो लगाई, जिम्मेवारी लगाई, दीवांशु बुद्धिराजा जी की लगाई, और मैं तो धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए, क्योंकि परिमल जी भी इस बात में खुद ये करे कि भाई मैं तो इस आवाज को खुद ही उठा रहा हूं और आप इस आवाज को उठा रहे हो, तो ये तो और अच्छी बात है। तो मैं इनका धन्यवाद, और मैं जो लाखों बच्चे जो आज हमारी आवाज को सुन रहे हैं ऑनलाइन के जरिए, जो पूरे हरियाणा में भी राजस्थान में भी जो बच्चे सुन रहे हैं, तो मैं उन सबका धन्यवाद भी करता हूं। और सबसे मैं यही आह्वान करता हूं कि जो 16 तारीख का जो समय रखा है ये नहीं है कि कोई पॉलिटिकल मुद्दा है, ये बच्चों के, स्टूडेंट के, युवाओं के भविष्य का मुद्दा है। अगर सरकार मान जाती है, युवाओं की बात मान लेती है, तो कोई बात नहीं है, ये 16 तारीख का जो ये धरना प्रदर्शन है ये कैंसिल कर दिया जाएगा। और अगर नहीं मानती है तो आप सबसे यही मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर, जिसकी इस कार्यक्रम की जो अगुवाई है चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी करेंगे, और ये आप लोगों की ही लड़ाई है, ये कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है कि इसमें, और पॉलिटिकल अगर बात करें तो युवाओं की आवाज उठाना, जो अगर कोई सरकार के जिम्मेदाराना काम कर रही है तो उसकी जिम्मेवारी विपक्ष के नेता के रूप में भी जिम्मेवारी बनती है कि आप सबकी आवाज उठाई। तो मैं आप सबसे, और जो बात रखी है भाई परिमल जी ने, ये बात सही है कि जो GST लगाया, देखो ये आपने मानना पड़ेगा, GST जो लगा है ये लगाया है भाजपा सरकार ने, कांग्रेस ने नहीं लगाया था GST। एजुकेशन के ऊपर एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि ये ठीक है कि आप पॉलिटिकल बात ना करके हर पार्टी को आईना दिखा रहे हो। थोड़ा सा पहले तो हम GST बात कर रहे हैं, GST की तो ये बीजेपी ने लगाया, लेकिन मैं विधायक के नाते आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम इस बात को विधानसभा में भी रखेंगे, और जो आने वाला जब चुनाव होगा तो उसमें हम अपने मैनिफेस्टो में भी रखेंगे कि स्टूडेंट पे, पढ़ाई पे तो बिल्कुल ही किसी तरीके से भी जो है ना GST लगना चाहिए और इनकम टैक्स भी फ्री होना चाहिए। क्योंकि बात यह है कि जब 1 रुपया मिलता है फीस का, मान लो, 1 रुपये में से 30 पैसे जब सरकार को जाएगा तो वो बोझ किस पे बढ़ेगा? वो भी स्टूडेंट पे ही बढ़ेगा ना। तो 20 पैसे ये, 30 पैसे ये हो गया, और 30 से 32% और 18% GST, तो 50% तो सरकार ने ही ले लिया।
जबकि जो शिक्षा है वो जिम्मेवारी, शिक्षा और रोजगार की जिम्मेवारी सरकार की होती है, जो कि सरकार इस चीज से पीछे हट रही है। और युवाओं को जहां तक इन बात की थी कि या तो हम रोजगार देंगे, जब तक अगर रोजगार नहीं मिलेगा कि हर युवा को, तो जब तक हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन उससे पीछे हट गई सरकार। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये दे ना दे, पर हमारी सरकार आते ही जो है रोजगार भी देंगे, और जब तक रोजगार नहीं मिलेगा बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। तो अब मैं आपसे आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आप सबने बड़े अच्छे से ये बात सुनी, और आप सबकी ही ये लड़ाई में हम शामिल हैं और आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं दोबारा से परिमल जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और ये बात अपनी पूरी जो बात रखते हैं, पूरी बेबाक तरीके से रखते हैं, ये भी बड़ा मैं धन्यवाद करता हूं। और ये बात सही है कि नेता इनके सामने बैठने से डरने लगे कि भाई ये बैठते ही न बात पूछनी है कि भाई सरकार ने क्या करा, चाहे उसमें शिक्षा मंत्री जी हों और चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो और चाहे मुख्यमंत्री जी हों, वो ये कहने लगे भाई अगर जिस फंक्शन में ये परिमल जी बुलाओगे तो मैं नहीं आ रहा हूँ। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है, बड़ी ये युवाओं के लिए बड़ी उपलब्धि है कि जो युवाओं की इतनी बात ये अच्छे तरीके से रखते हैं। तो आप सबने हमारी बात को इतने ध्यान से सुना, और मैं आप सबसे ये सहयोग भी कहूँगा कि आप सबका ही ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो इसमें आप सबने जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पहुँच पाए, आप जरूर पहुँचे। और मुझे उम्मीद है वैसे तो कि अगर सरकार इस मुद्दे पे पहले विचार कर लेगी तो शायद आप लोगों को ना जाना पड़े, लेकिन अगर नहीं सरकार ने माना तो ये आप सबसे मैं आह्वान करूंगा कि जरूर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद। देखो विधायक जी, बिल्कुल भी बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए, रोजगार चाहिएगा। और फेयर सिलेक्शन हो, टाइमली रिक्रूटमेंट हो, जो भर्तियां हैं वो ठेके पर ना भरी जाएं, जैसे हरियाणा कौशल निगम हो तो तुरंत प्रभाव से भंग होना चाहिए। जो ठेके की भर्तियां ही सरकार दे रही है, ठेके पे तो वैसे ही ना लग जाएंगे कितो, जो कितो चौकीदार करना था, फिर उसमें कहाँ दिक्कत है? क्यों भाई? हरियाणा कौशल रोजगार जो बढ़ाया, हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने बहुत बुरा हाल मचाया है देश के अंदर। हाँ, और सरकार ही सरकारी नौकरी नहीं दे रही, ठेके पे दे रही है सरकार ही नौकरियां, तो ये गलत काम है और उसके चलते बहुत गड़बड़ है। और चलो इन बातों को हम लोग तो उठाते रहेंगे, और हम इन बच्चों के आधार पर मैं जो है वादा करता हूँ हमको करनाल ना भर देंगे ठाडा। मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों के बिहाफ पे, अगर आप लोग हाथ उठा के उस बात का समर्थन करोगे तो ही मैं एक रिक्वेस्ट को जायज मानूंगा। मैं यहां से परिमल सर को भी इनवाइट करता हूं कि वो भी 16 तारीख को हमारे साथ करनाल हमारे साथ पहुंचे। आप लोग सभी हाथ उठा के, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हरियाणा के लाखों नौजवानों के भविष्य का 3.5 लाख परिवारों का विषय है। तो मैं आदरणीय परिमल सर से, जिन्होंने यहां इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म देके हमारी बात को 2 मिनट में पूरे हरियाणा में सर्कुलेट कराने का काम किया, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर वहां हमारे साथ प्रदर्शन में अगुवाई करेंगे तो इन बच्चों का भी हौसला बढ़ेगा और हमारा भी हौसला बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि सरकार को फिर मजबूरन ये फैसला जो है वापस लेना पड़ेगा। धन्यवाद। मैं के बड़का तो दूर हूँ, इनकी गेल में भी आ जाऊंगा भाई साहब। और करनाल में बहुत जोरदार प्रदर्शन करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आवाज को उठाएंगे। उससे पहले सरकार अगर जो है बात मान लेती है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर जो है आर पार। क्यों भाई? हम तो एक दिन घाट बाद फिर पढ़ लेंगे के बाद से, ठीक है? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोगों ने जो है यहाँ पर आया, टाइम दिया, सारा काम किया। ठीक है भाई, ओल्ड वाले बच्चे जो है पहुंच जाओ अपनी क्लास में। न्यू जर्नल वाले बच्चे मेरे ख्याल से छुट्टी कर लेंगे अब, ठीक है? चलो 2 मिनट और बैठे रहो, 2 मिनट और हम लोगों को निकल लेने दो, फिर उसके बाद ललित पवार जी हैं, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करो ललित जी का।